नाज़रीन, कोविड 19 के बाद चाइना की इकोनॉमी क्राइसिस में है। ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू की। चाइना से आने वाली अमेरिका के अंदर कई प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। उस ट्रेड वॉर ने चाइना की एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह से मुतासिर किया। आज चाइना में 65 मिलियन अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। तो आज चाइनीज गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रियल एस्टेट सेक्टर से कम हो रहा है और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर है, जो एक टाइम पर बड़ा अट्रैक्ट होता था रियल एस्टेट सेक्टर में, वो भी आज रिलक्टेंट फील कर रहा है। उसका भी कॉन्फिडेंस शेक होता जा रहा है, जिससे चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उसकी बैकबोन होती है। अगर एक मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो तो उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसके लोग खुशहाल होते हैं। और अगर वही मुल्क माशी तौर पर कमजोर हो जाए तो ये मईशत उसके लिए दर्द सर बन जाती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान 40 साल से ज्यादा कोल्ड वॉर चली। उस कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को सिर्फ एक वजह से शिकस्त हुई, और वो बुनियादी वजह थी कि वो माशी तौर पर कमजोर हो चुका था। और उस कोल्ड वॉर से लेकर आज तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी एक हेजेमनी कायम रखी। अमेरिका को एक सुपर पावर का स्टेटस हासिल है। उसके पीछे भी बुनियादी रीजन अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आज बहुत से तबसरे होते हैं कि शायद चाइना अमेरिका को आने वाले चंद सालों में क्रॉस कर जाएगा, सुपरसीड कर जाएगा और दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे चाइना की इकोनॉमी का दूसरा रुख डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, कोविड 19 के बाद चाइना की इकोनॉमी क्राइसिस में है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ 5% तक कायम रही है। कोविड 19 से पहले ये 6% थी, लेकिन साल 2024 में ये 4.6% पे आ चुकी है। चाइना के इस इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने के लिए हमें चाइना का इकोनॉमिक मॉडल समझना पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी दो चीजों के ऊपर चल रही है। पहली चीज चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं। साल 2001 में चाइना ने WTO ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड टाइज बढ़ाई। चाइना को यह एक कंपैटिटिव एज हासिल था कि चाइना में लेबर सस्ती थी, चाइना में रॉ मटेरियल सस्ता था, और चाइना ने एक चीज को बड़े लेवल पर बनाना शुरू कर दिया। और इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप एक चीज बल्क में बनाते हैं, ज्यादा मिकदार में बनाते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और जब चाइना ने इस इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर चीजें प्रोड्यूस करना शुरू की और दुनिया में सस्ती बेचना शुरू की, तो चाइना की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, मुल्क में पैसा आया, लोग खुशहाल हुए और चाइना इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना शुरू हो गया। चाइना का दूसरा पिलर इकोनॉमी का है रियल एस्टेट सेक्टर। चाइना की अवाम में ये कल्चरल एलिमेंट पाया जाता है कि चाइना में ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। चाइना ने इस कल्चरल बिहेवियर को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर को एकोमोडेट करना शुरू किया। कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू किए, लोन्स देना शुरू किए कि आप बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, अपार्टमेंट्स बनाएं, विलास बनाएं। और जैसे जैसे चाइना ने अपने इस रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करना शुरू किया, चाइनीज अवाम ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। और आज रियल एस्टेट सेक्टर चाइना में 20 to 30% कंट्रीब्यूट करता है इस मुल्क के जीडीपी में। तो ये दो पिलर्स हैं चाइना की इकोनॉमी के। अब हम देखते हैं इन दोनों पिलर्स को आज किस किस्म के मसाइल का सामना है, कैसे चाइना की इकोनॉमी इन दो डोमेन्स में सफर कर रही है और उसके आउटकम में चाइना के बाकी सेक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो आपने डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला दौर देखा, जिसमें ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू की। चाइना से आने वाली अमेरिका के अंदर कई प्रोडक्ट्स के ऊपर, खास तौर पे एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। और फिर जब बाइडन आए तो बाइडन ने भी उस ट्रेड वॉर को कंटिन्यू रखा। उस ट्रेड वॉर ने चाइना की एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह से मुतासिर किया, क्योंकि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साल 2023 के स्टैट्स बताते हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक साल में $501 अरब की ट्रेड हुई है। इतने बड़े लेवल पर आपका ट्रेडिंग पार्टनर जब टैरिफ्स आप पर लगाता है तो आपकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलता है। और दूसरा, वक्त बदलने के साथ साथ चाइना के अंदर लेबर महंगी होना शुरू हो गई, रॉ मटेरियल महंगा होना शुरू हो गया। और ना सिर्फ अमेरिका ने, बल्कि अमेरिकन अलाइज ने भी चाइना के खिलाफ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिए, जिससे चाइना को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। और आज इसी हवाले से हम बात करते हैं कि चाइना क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है। चाइना जो चीजें प्रोड्यूस करके दुनिया को बेचता है, उसमें कार्बन एमिशंस होती हैं उन प्रोडक्शंस में। और यूरोपियन यूनियन ने
अब एक कानून बनाया है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, जो 2026 से लागू होगा। और ना सिर्फ चाइना से बल्कि पूरी दुनिया से जो चीजें यूरोपियन बॉर्डर्स तक पहुंचेंगी उनको उस बॉर्डर पे जाकर कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स ये होगा कि आपने जो अपने मुल्कों में चीजें प्रोड्यूस की उसमें किस हद तक कार्बन एमिशंस हुई हैं, और उस लिहाज से अब आप टैक्स यहां पर दें। तो चाइना के लिए एक और मसला भी खड़ा हो गया एक्सपोर्ट्स पर्सपेक्टिव से कि यूरोपियन यूनियन की एक कार्बन ओरिएंटेड लेजिस्लेशंस ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। और चाइना के अंदर लोग अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कम हो गए हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, जिसे हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहते हैं। दूसरा पिलर रियल स्टेट सेक्टर है, जिसमें चाइना ने रियल स्टेट कंपनीज को बहुत बड़े लेवल पर डेट्स देना शुरू किए। और एक टाइम पर चाइना को आकर एहसास हुआ कि जितने ज्यादा लोन्स हमने सिर्फ एक रियल स्टेट सेक्टर को दे दिए हैं, अगर हम ये लोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो कंपनीज जो इनमें इन्वॉल्व हैं, अगर हम उन कंपनीज को फैसिलिटेट करते और वो कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे प्रोड्यूस करके दुनिया में बेचती तो हमें इससे ज्यादा फायदा होता। और एक और रियलाइजेशन भी इस वजह से हुई कि आज चाइना में 65 मिलियन अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं। तो आज चाइना के लिए कोई इंसेंटिव मौजूद नहीं है कि वो मजीद कंस्ट्रक्शन करे और रियल स्टेट सेक्टर को बूम दे। तो आज चाइनीज गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रियल स्टेट सेक्टर से कम हो रहा है, और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर है, जो एक टाइम पर बड़ा अट्रैक्ट होता था रियल स्टेट सेक्टर में, वो भी आज रिलक्टेंट फील कर रहा है, उसका भी कॉन्फिडेंस शेक होता जा रहा है, जिससे चाइना का जो रियल स्टेट सेक्टर था वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना शुरू हो गया है। चाइना ने साल 2022 में एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था 3 रेड लाइंस पॉलिसी, जिसमें चाइना ने रियल स्टेट सेक्टर को दिए जाने वाले लोन और डेट्स को कम कर दिया। अब वो तमाम बिल्डिंग्स और वो तमाम कंपनीज जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रही थीं और वो उन लोन्स के इंतजार में थीं कि हमें पैसे गवर्नमेंट से मिले और हम इस कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करें, उनकी कंस्ट्रक्शंस वहीं रुक गई। वो लोग जिन्होंने एडवांस में पेमेंट्स करके वो अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स बुक करवाए थे, उनका पैसा वहीं फंस गया। तो एक रियल स्टेट क्रैश हमें नजर आता है चाइना के अंदर, जो कि चाइना की इकोनॉमी को हॉन्ट कर रहा है। जहां पर चाइनीज कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में और रियल स्टेट सेक्टर में शेक कर रहा है, उसी तरह कोविड-19 में चाइना की इकोनॉमी 3 साल पार्शली बंद रही। लोगों को बहुत सी इकोनॉमिक सफरिंग्स देखना पड़ी, लेकिन 3 साल बाद जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, रिवाइव किया, उस रिवाइवल में हम देखते हैं कि चाइना के कंज्यूमर ने स्पेंडिंग कम कर दी। कोविड-19 में अमेरिका की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, लेकिन जब अमेरिका की इकोनॉमी रिवाइव हुई तो अमेरिका के लोगों ने पैसा कंज्यूम करना शुरू किया। जितना आप पैसा की इकोनॉमी में कंज्यूम करते हैं, आपकी जेब में पैसा आता है और आप उसको खर्चते हैं, उतना पैसा एक इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है और उतनी ही उस इकोनॉमी की वैल्यू और जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होता है। लेकिन चाइना के अंदर जो चाइनीज लोग थे, चाइना की इकोनॉमी रिवाइव होने के बाद उन्होंने पैसा कंज्यूम करना छोड़ दिया, बल्कि सेव करना शुरू कर दिया। जो पैसा उस इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होना था, वो पैसा चाइनीज बैंक्स में जाने लग गया। कंजम्पशन कम हुई, और चूंकि कंजम्पशन किसी भी मुल्क के जीडीपी का एक इंडिकेटर होता है, तो चाइना की जीडीपी ग्रोथ भी कम होना शुरू हो गई। तो चाइना ना सिर्फ इन 3 मसाइल से दो चार है, बल्कि एक और भी बड़ा संगीन मसला इस टाइम पर इस मुल्क की इकोनॉमी को है, और वो है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग इश्यूज। चाइना के अंदर बड़ा स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है और चाइनीज गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करती है। अब इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस में चाइना के पास पैसे नहीं है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर सके, फाइनेंस कर सके। तो चाइना ने तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को कहा कि आप अपने खर्चे कम करें। तो जब चाइना ने लोकल गवर्नमेंट्स को पाबंद किया कि अपने बजट्स कम करें, तो लोकल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तनख्वाहें कम करना शुरू कर दी। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो अपनी लोकल टेरिटरीज में बिजनेसेस हो रहे थे, पैसा जनरेट करने के लिए उन्होंने उन बिजनेसेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दिए कि अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही तो हम अपना पैसा खुद जनरेट कर लेते हैं। और जब उन बिजनेसेस के ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स ने टैक्स का बर्डन डाला, उन बिजनेसेस की चीखें निकलना शुरू हो गई। लोगों ने अपने छोटे छोटे कारोबार बंद करना शुरू कर दिए, लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आया चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो इस टाइम पर चाइना इन 4 मसलों से दो चार है, जहां पर चाइना को ट्रेड ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स का सामना है और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहा, रियल स्टेट सेक्टर कोलैप्स कर रहा है, चाइनीज कंज्यूमर अपना पैसा
कंजम्पशन की जगह सेव कर रहा है और चाइना की लोकल गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट से सफर कर रही हैं और उन लोकल टेरिटरीज में रहने वाला बिजनेसमैन ज्यादा टैक्सेस इंपोज होने की वजह से परेशान है। तो इस तमाम कहानी में चाइना की मेजर गलती क्या रही? मैं समझता हूं कि चाइना की ओवर रिलायंस ऑन रियल एस्टेट सेक्टर, इसने चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ डच डिजीज कहते हैं। वो थ्योरी हमें बताती है कि किसी भी मुल्क को किसी एक सेक्टर के ऊपर ओवर रिलाय नहीं करना चाहिए, और जब आप ये करते हैं और वो सेक्टर कोलैप्स कर जाए तो आपकी पूरी मईशत कोलैप्स करने का खतरा होता है। तो चाइना के केस में थ्योरी ऑफ डच डिजीज हमें बताती है कि चाइना ने ओवर एम्फेसाइज किया अपने रियल एस्टेट सेक्टर पे। चाइना की 20 to 30% जीडीपी इस टाइम पर बेस करती है रियल एस्टेट सेक्टर पे। चाइना को डाइवर्सिफाई करना चाहिए था अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन मल्टीपल सेक्टर्स। चाइना को इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। और इसी पर्सपेक्टिव से जब हम वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड है कि चाइना को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। चाइना एंटी अमेरिकन अलायंसेस बनाए और उन मुल्कों को अपनी चीजें बेचे, क्योंकि ये ट्रेड वॉर थमने वाली नहीं है। ट्रंप का दूसरा दौर आ चुका है और ट्रंप ने 10% एडिशनल टैरिफ्स इंपोज करने का इंडिया दे दिया है अभी से कि जैसे ही मैं आऊंगा मैं मजीद 10% चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाऊंगा। तो एक चीज तो तय है कि ये जो यूएस चाइना राइवलरी है ये अनकरीब थमने वाली नहीं है, इसलिए चाइना को अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। चाइना को एक बैलेंस्ड फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी बनाना होगी जहां पर बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जाए टैक्स इंसेंटिव्स के साथ, जहां पर लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपना पैसा बैंक्स में ना रखें बल्कि वो इन्वेस्ट करें इन बिजनेसेस एंड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और लास्टली ये कि चाइना को डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। जो चाइना ने एक बड़े लेवल पर डेट सिर्फ एक सेक्टर को दिया उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, और इसी हवाले से चाइना को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को डेट देने चाहिए ताकि उनको इनकरेज किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और वो सर्वाइव कर सकें और चाइना को मदद कर सकें, चाइना अपनी एक्सपोर्ट्स को रिवाइव कर सके। आखिर में मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या समझते हैं, क्या चाइना सर्वाइव कर सकेगा, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकल पाएगा? एक किताब है व्हाई नेशंस फेल जिसके राइटर हैं डैरेन एसिमोग्लू। उन्होंने अपनी किताब के एक चैप्टर में लिखा था आज से 10-12 साल पहले जब वो किताब शाया हुई थी कि चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। चाइना एक ना एक टाइम पर आकर कोलैप्स हो जाएगा, और उनकी बात किसी हद तक साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि जहां पर चाइना की इन दो सेक्टर्स पे ओवर रिलायंस से चाइना के लिए बहुत से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। तो आपका इस बारे में क्या जानना है? आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट्स में दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि चाइना कोलैप्स होने से बच सकता है? क्या आप डैरेन एसिमोग्लू के इस पर्सपेक्टिव से इख्तिलाफ करते हैं या उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट इशू के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। बहुत शुक्रिया।